धन्यवाद। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज माननीय मंत्रिमंडल की बैठक में 20 मत लिए गए थे, तो एक एक करके मैं आपको उसके बारे में अवगत कराऊंगा। उसका पृथक से जो प्रेस नोट है वो भी हम जो सूचना विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा यदि कोई और विस्तृत आप लोगों को जानकारी चाहिए जो कि प्रेस नोट में आज मैं बता रहा हूँ उसके अलावा है, तो आज माननीय मंत्रिमंडल में संबंधित सचिवगणों को भी ये बता दिया गया है कि जो भी और डिटेल होंगे वो आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। सबसे पहला मद हमारा ये सचिवालय प्रशासन विभाग का था। ये उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली के संबंध में है। जो इन्होंने अपनी नियमावली है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया है। इसमें शैक्षिक अर्हता अन्य प्रदेशों की बात ही हाई स्कूल के स्थान पर इंटरमीडिएट किया जाने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 60% सीधी भर्ती के स्थान पर 90% सीधी भर्ती की व्यवस्था की गई है और बाकी 10% वो समूह घ के कर्मचारियों से भरे जाने के संबंध में है। और इसका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़े जाने का भी इसमें प्राविधान किया गया है। इसकी मत संख्या 2 ये गृह विभाग का मत था। उत्तराखंड बंदियों के दंडादेश का निलंबन संशोधन नियमावली 2022 के संबंध में ये है। इसमें एक नियमावली का प्रख्यापन गृह विभाग के द्वारा आज किया गया है, जिसे कि माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई है। इसमें जो 15 दिन के पेरोल देने का अधिकार पहले मंडलायुक्त के पास था, उसे अब जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। इसके अलावा किन कारणों से पेरोल दी जा सकती है, उसमें प्राकृतिक आपदा में पुष्टि होने पर मकान पुनर्निर्माण के लिए भी पेरोल दिया जाना संभव हो सकता है। असाध्य रोग, कैंसर, एड्स आदि के उपचार तथा लीवर, किडनी, हृदय आदि के ट्रांसप्लांट के लिए अधिकतम 12 माह के लिए भी पेरोल दिया जाता है। पेरोल की अवधि जो है वो 12 माह से अधिक नहीं होगी। और इस तरह के कुछ और संशोधन जो है उसमें किए गए हैं, जो कि प्रेस नोट के माध्यम से भी आपको स्पष्ट होंगे। तीसरा ये औद्योगिक विकास विभाग का मद है। इसमें कुछ सिडकुल के द्वारा कुछ ऐसी 5 सड़कों को मेंटेन किया जा रहा था जो कि सिडकुल क्षेत्र से बाहर हैं, तो उनको पीडब्ल्यूडी को हस्तांतरित करने का आज निर्णय लिया गया है। उसके अलावा चौथा मद ये उधम सिंह नगर की है। चौथा मद जो पीडब्ल्यूडी विभाग का मद था, इसमें पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जो तकनीकी संवर्ग हैं उनके पदों का पुनर्गठन किया गया है और उसका भी डिटेल आपको अवेलेबल करा देंगे। चौथा मद ये उच्च शिक्षा, 5वां मद ये आपका उच्च शिक्षा विभाग का मद था, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की अधिनियम 2020 में कुछ संशोधन किया गया है। इसमें मात्र एक ये संशोधन हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की का नाम कोर यूनिवर्सिटी रखे जाने का प्रस्ताव किया गया था। कोर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की था पिछले विधेयक में जो 2020 में पास हुआ था, उसका नाम परिवर्तन कर अब कोर यूनिवर्सिटी किया गया। इसके अलावा छठा मद जो है वो कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग का था। हमारे प्रदेश में लगभग 91 जो हैं वो ITI संचालित हैं और जिसमें लगभग 10,000 के आसपास लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसमें से 20 संस्थानों को हम लोग, ये प्रस्ताव है विभाग का कि इनको उच्चीकृत करेंगे, जो कि इंडस्ट्री 4.0 की डिमांड है, उसके आधार पर उसको उच्चीकृत करने का उनका प्रस्ताव था। एक बहुत फेमस मॉडल वो कर्नाटका का मॉडल है, उसी के आधार पे इसको उच्चीकृत किया जाएगा और इसमें 10 करोड़ प्रति संस्थान का इसमें व्यय होगा, जो कि विभाग द्वारा किया जाएगा। 20 ITI यानी कि वो मॉडल ITI एक तरह से बनाए जाएंगे उनको। उसके बाद 7वां मद हमारा ये परिवहन विभाग का था। इसमें जैसा आपको जानकारी है कि हमारा स्पेशल असिस्टेंस ऑफ स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके भारत सरकार से हम लोगों को वित्तीय सहायता इसमें मिलती है, लेकिन इस वित्तीय सहायता को लेने के लिए कुछ रिफॉर्म करने की आवश्यकता थी। पूर्व में शहरी विकास विभाग और आवास विभाग के माध्यम से कतिपय रिफॉर्म किए गए थे। आज कुछ रिफॉर्म जो है वो परिवहन विभाग के द्वारा किए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो सिटी बस हमारे शहरों में चलती हैं उनमें मोटरयान कर में 60% तक की छूट दी गई है। पहला ये है।
दूसरा, जो पर्वतीय क्षेत्रों में हमारे जो बस संचालन करते हैं, पहले उनको 50% तक की छूट मिलती थी, अब वो छूट को बढ़ा करके 75% कर दिया गया है। तो ये 2 संशोधन जो कि हमारा एक रिफॉर्म एजेंडा है, उसके तहत ये किए गए हैं। मद संख्या 8, ये भी परिवहन विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली के में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें नियम 5 को संशोधित करते हुए प्रवर्तन सिपाही के 100% पद सीधी भर्ती से माध्यम से किया जाने का प्रस्ताव किया गया था। अगला मद हमारा वित्त विभाग का मद है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण मद है। निशक्त व्यक्तियों के पक्ष में 25 लाख तक के मूल्य की जो स्थायी संपत्ति के अंतरण पर स्टाम्प शुल्क में छूट का प्राविधान इसमें किया गया है। 25% तक की छूट करने का प्रावधान इसमें किया गया है, और ये जीवन काल में 2 बार के लिए अनुमन्य होगी। इसके अलावा अगला मद संख्या 10, ये आवास विभाग का मद है, जिसमें कि उत्तराखंड राज्य पार्किंग नियमावली प्रख्यापित की गई है। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि हमारे प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में, खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों में भी पार्किंग की समस्या है। तो कैसे हम लोग पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का इस्तेमाल करते हुए और सरकारी ज़मीनों और निजी ज़मीनों दोनों का इस्तेमाल करते हुए पार्किंग को बढ़ावा दिया जा सकता है, उसके लिए एक नीति प्रख्यापित की गई है, जो कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश में काफ़ी लाभकारी होगी और पार्किंग को बढ़ावा इसके माध्यम से मिल सकेगा। तो उस नियमावली को भी आज माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमति दी गई। ये मद संख्या 11, ये भी आवास विभाग का मद था, जिसमें ये प्रस्ताव था कि जो रेलवे विभाग की जो ज़मीनें हैं, आमतौर पे हमारे जो मास्टर प्लान या बायलॉज होते थे उनको उसको रेलवे विभाग की भूमि बताया जाता था। चूंकि अब रेलवे विभाग अपनी ज़मीन को भी मोनेटाइज कर रहा है, तो ये कई बार ये बायलॉज आड़े आते थे, तो उसमें भी आज संशोधन किया गया है कि इनकी भूमि को यदि मोनेटाइज करने के लिए उपयोग किया जाता है तो मास्टर प्लान की या हमारे बायलॉज की मास्टर प्लान की जो बाध्यता है वो नहीं। अगला मद ये हमारा राजस्व विभाग का मद है, जिसमें कि उत्तराखंड राजस्व परिषद के अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त, उप राजस्व आयुक्त की सेवा नियमावली का गठन किया गया है। तो उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। अगला मद ये श्रम विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को प्रख्यापित किए जाने के संबंध में है। पूर्व में इसमें 4 नियमावली बनाई गई थी, जिनको अब निरसित करते हुए एक कंसोलिडेटेड नियमावली इसमें बनाई गई है। इसके अलावा अगला मद हमारा ये ऊर्जा विभाग का मद था, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड की नवीन जल विद्युत नीति आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी गई थी, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। हम लोग इसको प्रेस नोट भी अलग से सर्कुलेट कर रहे हैं, और इसके अलावा संदिग्ध इसको हम अलग से आपको बता देंगे, फिर अलग से बता देंगे। एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर बता दूंगा। इसके अलावा मद संख्या 17 है। ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून टिहरी गढ़वाल में यमुना नदी पर जो लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना बन रही है, जो कि 204 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध जिसमें बनाया गया था। इसमें विभाग द्वारा 4 बार निविदाएं की गई है, और उसमें जो एक ही उसमें टेंडर आया हुआ है, तो उसको टेंडर को खोलने की माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें ये भी निर्णय लिया गया कि टेंडर खुलने के बाद, फाइनेंशियल बिड खुलने के बाद इनके रेट्स देख लिए जाएं, और एक नेगोशिएशन कमेटी बनाने की भी सहमति इसमें दी गई। इसके अलावा मद संख्या 18 ये पर्यटन विभाग का मद था। इसके में ये प्रस्ताव आया है कि जैसे मास्टर प्लान बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी का बनाया गया है INI संस्था के द्वारा, INI डिज़ाइन स्टूडियो संस्था के द्वारा, उसी तरह से जागेश्वर और देहरादून जागेश्वर का, अल्मोड़ा में जागेश्वर का और देहरादून में महासू देवता का भी मास्टर प्लान इसमें तैयार किया जाएगा। इसके अलावा 19वां मद ये माध्यमिक शिक्षा विभाग का मद था, जिसमें ये प्रस्ताव किया गया था कि कक्षा 9 से कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएंगी। इसका भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया।
सरकारी एडेड दोनों। उसके बाद अगला मत हमारा ये विधायी एवं संसदीय कार्य का था। ये एक फॉर्मल मत था जिसमें जो विधानसभा का तृतीय सत्र आहूत किया गया था उसका 17वां की अनुमति, फॉर्मल एक 17वां की अनुमति जो कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विचलन के माध्यम से दी गई थी, वो माननीय मंत्रिमंडल के संज्ञानार्थ इसको लाया गया। और भी मत था। इसके अलावा एक उद्योग विभाग के द्वारा जो अंतिम हमारा मत था वो एक लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लाई गई है। इसमें मुख्यतः ये है कि हमारे जो प्रदेश में चाहे वो कृषि उद्यान की बात हो या इंडस्ट्री की बात हो, वेयर हाउसेस की बहुत कमी है। तो वेयर हाउसेस को बढ़ाने के लिए कैसे इसको बढ़ाया जाता है उसके लिए एक नियमावली लाई गई है। इसके अलावा जैसे ट्रक टर्मिनल है, एग्रीगेटर की व्यवस्था, जो परिवहन के जो ट्रक ऑपरेटर्स होते हैं उनके एग्रीगेटर्स की व्यवस्था है, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था है और बुनियादी सुविधाएं अन्य जो दी जानी चाहिए लॉजिस्टिक्स को और अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए, उसके लिए एक पॉलिसी लाई गई है जिसका माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें 35-40 वर्ष है जिसमें 5% निर्माण अवधि और 35 वर्ष संचालन की अवधि। इसे चेंज करके वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि के पश्चात 40 वर्षों तक का ये किया गया है। देखिए, इसमें मुख्य बिंदु ये है कि नॉर्मली जब हम लोग इसका बिड करते हैं तो बिड इसका जो शुरुआत मानी जाती है कॉन्ट्रैक्ट की, जब बिड किया जाता है, बिड अवार्ड हो जाता है, उसके बाद से कॉन्ट्रैक्ट की अवधि मानी जाती है। तो इसमें अब ये क्योंकि लॉन्ग टर्म चलने वाला है, 40-50 साल चलता है, तो इसमें जब कमिश्निंग हो जाएगी तब से इसका जो पीरियड है उसको शुरुआत इसकी मानी जाएगी। और बहुत सारा चीज़। इसके अलावा जो इक्विटी पार्टिसिपेशन किस तरह से होगा इसमें, उसके बारे में भी कई इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, जो अलग अलग कॉस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। तो ये प्रेस नोट के माध्यम से और अधिक स्पष्टता आप लोगों को इसमें आ जाएगी। और ये भी बता दिया गया है कि यदि कुछ और डिटेल भी चाहिए तो संबंधित विभागीय सचिव इसमें आपको अवगत कराएंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल विद्युत के लिए धन्यवाद।